जय हिंद साथियों, मैं सुचिता तिवारी सिविल जॉब्स परिवार में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारी करंट अफेयर्स की जय हिंद सीरीज चल रही है, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ प्रस्तुत हुए हैं और हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली जो है वो डेली 3 टॉपिक्स पे बात करते हैं। एक हमारा है तरोताजा खबर, दूसरा है हमारा ज्ञान का पिटारा और अगर हम तीसरा देखें तो तीसरा टॉपिक हमारा क्या होता है, एक मुलाकात जरूरी। आप भी जानते हैं तरोताजा खबर में हम डेली किस पर डिस्कस करते हैं, हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस करते हैं जो कि हमारा डेली का करंट अफेयर्स होता है। वहीं अगर हम बात करें ज्ञान का पिटारा तो ज्ञान के पिटारा में हम किसकी बात करते हैं, ऐसा करंट जो कि बहुत पहले हो चुका है और वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है उसके बारे में, या फिर जो आपका मिसलेनियस सेक्शन है जो कि प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछा जाता है, उन पर डिस्कस करते हैं। और इसके साथ ही एक मुलाकात जरूरी में किससे मुलाकात करते हैं, हम उस करंट से मुलाकात करते हैं जो कि पहले हो चुका है या फिर जो एक दिन पहले का करंट होता है, उन 2 टॉपिक्स पे बात करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आज हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे पहला जो हमारा बिंदु है या फिर जो पहला हमारा करंट है वो है हाल ही में असम में भारत भूटान सीमा पर पहले एकीकृत चेक पोस्ट या इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की शुरुआत की गई है। वहीं अगर हम दूसरी बात करते हैं तो चर्चा में रही बुक द साइनेटिक वर्सेस सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। वहीं अगर हम तीसरा पॉइंट देखते हैं तो हम देखेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक्सरसाइज ऑस्ट एंड हिंद 2024 का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया जा रहा है। चौथा पॉइंट देखेंगे हम इंडियन मेंस हॉकी टीम के कैप्टन जो कि कौन है, हरमनप्रीत सिंह ने साल 2024 के लिए FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। वहीं अगर हमारा 5वां पॉइंट देखते हैं तो हम देखेंगे गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं आज का हमारा क्या है, मोटिवेशनल कोट, जो क्या है, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। अगर आपको समय का सही उपयोग आता है और आपको अगर समय के उपयोग से ही आपकी शिक्षा बेहतर बनती है। कैसे, अगर आप सही समय पे सही चीजें करते हैं या फिर आप जो एक टाइम टेबल बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो आपका क्या होता है कि आपका जीवन सफल हो जाता है। कैसे, अगर आज नहीं करते ये चीज कल कर लेंगे, अब ठीक है ना, एक ही टॉपिक तो है, कल कर लेंगे और वो कल कभी नहीं आता और इसके साथ ही क्या होता है, डे बाई डे आपका वर्क भी बढ़ता जाता है और आपका इंटरेस्ट भी खत्म होता जाता है और आप बोर फील करने लगते हो कि नहीं यार इतना सारा नहीं पढ़ सकता, डर लगने लगता है अंदर से। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपका जो समय है उसका सदुपयोग करते हुए और आपको क्या करना है, आज का काम आज ही करना है और लगातार आपको क्या करना है, प्रयासरत रहना है। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स। चलिए हम देखते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स है, हाल ही में भारत और किस देश की सीमा पर दरंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट शुरू किया गया है। तो किसकी सीमा पर, अभी अपन ने आगे देखा था, बताइए, भूटान की या फिर नेपाल की या फिर म्यांमार की या फिर पाकिस्तान की, बताएं। तो किस पर किया गया है, भूटान की सीमा पर किया गया है, इसका ऑप्शन है ए भूटान। ठीक है, तो अपन को याद रखना है कि जो दरंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट है वो किस किस के मध्य है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे हम इसके बारे में जो डिटेल देखते हैं वो हम देखेंगे। हाल ही में असम में भारत और भूटान सीमा पर पहले एकीकृत चेक पोस्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की शुरुआत असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और भूटान के प्रधानमंत्री दासो सेरिंग तोबगे ने की है। इस चेक पोस्ट का नाम क्या है, दरंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट है जो कि असम के दरंगा में बनाई गई है। पहली बात तो ये कि किस किस की सीमा पर है, तो हम देखेंगे भारत और भूटान की सीमा पर है। अब बात आती है कि इसको बनाया कहाँ गया है, तो इसको बनाया कहाँ पर गया है, इसको असम में बनाया गया है। आगे बात करते हैं कि दरंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट बनाने का उद्देश्य दोनों देशों के मध्य बिजनेस को बढ़ाना था। यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहले आएगा दरंगा चेक पोस्ट, तो कहां पर बनाया गया है, भारत और भूटान की सीमा पर बनाया गया है। वही हम देखेंगे कि किसके लिए, भारत और भूटान पर है, भूटान की सीमा के लिए है। कहां बनाया गया है, तो असम राज्य में बनाया गया है और उसके साथ ही हम देखेंगे तो इसका उद्देश्य क्या है, बिजनेस को बढ़ावा देना है। चलिए
अब हम आगे देखते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है जो आएगा कि चर्चा में रही बुक द सैनेटिक वर्सेस द सैटेनिक जो वर्सेस है किसके द्वारा लिखी गई है। तो आप बताइए। चलिए, ऑप्शन ए है सलमान रश्दी, ऑप्शन बी है अलका चौहान, ऑप्शन सी है अरुंधति राय और चौथा है आपका विक्रम सेठ। तो किसका नाम आएगा? यहाँ पर नाम आएगा हमारा सलमान रश्दी, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। देखिए, ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है और ये इनकी जो भी बुक आती है वो बहुत ही आपकी एग्जाम की दृष्टि से क्या होती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए ये वाला क्वेश्चन जो है हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे ये है सलमान रश्दी और ये है इनकी बुक कौन सी, द सैटेनिक वर्सेस। चलिए आगे बात करते हैं हम कि राजीव गांधी ने 1988 में सलमान रश्दी के कंट्रोवर्शियल किताब द सैटेनिक वर्सेस की इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था, क्योंकि एक ऐसी थी, कंट्रोवर्सी थी, इसलिए इस पर क्या लगा दिया था, इस पर इसके इंपोर्ट पर क्या करा था, बैन लगा दिया गया था। परंतु अब कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई बंद कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि पुस्तक पर बैन को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन पेश नहीं किया गया है। सैटेनिक वर्सेस उपन्यास का हिंदी में अर्थ है शैतानी आयतें। ठीक है, आगे हम देखते हैं सलमान रश्दी जी के बारे में। तो हम देखेंगे कि ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार और निबंधकार हैं और हम आगे देखेंगे बुक मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में बुकर प्राइज भी दिया गया है। तो यहाँ से क्या बात आती है कि जो मिडनाइट चिल्ड्रन बुक है वो किसकी बुक है, ये सलमान रश्दी जी की बुक है। वही हम देखेंगे कि इसको 1988 में ये कुछ चर्चाओं में या विवादों में थी, तो इस बुक को क्या किया था, बैन कर दिया गया था और उसको अभी क्या किया गया है, पब्लिश कर दिया गया है। इसलिए ये किताब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कुछ राजनीतिक मुद्दों से भी इसको क्या किया है कि जोड़ दिया गया है। तो ये किताब बहुत ही और अति ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसके साथ ही हम आगे अपना पॉइंट देखते हैं और हम देखेंगे जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है और हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और हम देखेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक्सरसाइज ऑस्ट एंड हिंद 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है। तो हमने अभी देखा था और मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसके पहले भी जो एक क्वेश्चन है आपका पुणे महाराष्ट्र से आया हुआ था और पूछा गया है। इसका मतलब ये है कि जो सैन्य अभ्यास से जो भी प्रश्न होंगे और ऐसे सैन्य अभ्यास जो कि हमारे भारत में हुए होंगे या फिर स्पेशली हम देखें तो भारत वाले क्षेत्र या मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में भी हुए होंगे, तो वो क्या होते हैं, हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए इसी के साथ बात करेंगे तो कहां पर हुआ है ये बताइए, जयपुर में हुआ है क्या, या फिर जबलपुर में हुआ है, या फिर पुणे में हुआ है, या फिर उमरोई में हुआ है। तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है आंसर सी, जो कि पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं ये हमारी मिलिट्री और ये किसकी है, ये हमारी ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री। आगे बात चलते हैं, हम देखेंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक्सरसाइज ऑस्ट एंड हिंद का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है। एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2024 एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद का थर्ड एडिशन है। कौन सा एडिशन है, थर्ड एडिशन है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2024 में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से डोंगरा रेजिमेंट की बटालियन और भारतीय वायुसेना के 14 कर्मियों के द्वारा किया गया है। इन सब चीजों से हमें मतलब नहीं है किसने इसका नेतृत्व किया है, क्या किया है। जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सबसे पहले जो ऑस्ट्रा हिंद है वो किस किस के मध्य है ये देखना है। उसके बाद हमको जो दूसरा देखना है कि इसका एडिशन कौन सा था, और तीसरी बात हमको देखना है कि हमारे भारत में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो हम देखेंगे कि यहाँ से ही हमको ऑस्ट से हमको ऑस्ट्रेलिया और हिंद से हमको हिंदुस्तान या फिर हमें इंडिया समझ में आ रहा है। चलिए हम ये देख लेते हैं कि इस जो एक्सरसाइजेस की शुरुआत कब हुई थी, 2022 में हुई थी और इसका जो सेकेंड एडिशन था वो कब आया है, 2023 में आया हुआ है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने FIH, इसका फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर का 2024 का पुरस्कार जीता है। तो हम देखेंगे किसने जीता है, हरमनप्रीत सिंह ने जीता है, या फिर B ध्यानचंद ने जीता है, या फिर C अजीत पाल सिंह ने जीता है, या फिर भरत छेत्री ने जीता है। बताइए किसने जीता है। तो इसको किसने जीता है आप बताएंगे, इसको जीता है हरमनप्रीत
सिंह जी ने इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। चलिए आगे देखते हैं, ये हरमनप्रीत सिंह जी, और हम आगे देखते हैं इनके बारे में, और हम देखेंगे इंडियन मेंस हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने साल 2024 के लिए FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता है। हरमनप्रीत सिंह का यह तीसरा FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब है। इससे पहले वो 2020-21 और 2021-22 में भी ये खिताब क्या हुआ है, जीत चुके हैं। इसके साथ में हम देखेंगे हरमनप्रीत सिंह के अलावा फॉर्मर गोलकीपर जो हमारे गोलकीपर है मुख्यतः उनका नाम क्या है, PR श्रीजेश को भी ये खिताब, उनको क्या मिला है, गोलकीपर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। PR श्रीजेश के बारे में आपको पता है, इन्होंने ओलंपिक में भी क्या किया था, बहुत अच्छे से अपना प्रदर्शन किया था, और ये क्या थी, समापन समारोह में भी इन्होंने क्या करा था, अपना नेतृत्व किया था, ध्वजवाहक थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्या है, फॉर्मर जो अपने श्रीजेश जी हैं, उनको क्या मिला है, गोलकीपर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे देखेंगे कि सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पहली बात तो ये भारत का पहला राज्य है, और उसके बाद आपकी 9th यूनिट है जो कहीं ना कहीं यहीं से कनेक्ट आपकी होती है। चलिए बात करते हैं, तो कहां पर हुआ है, बताइए आप, गुजरात में हुआ है, असम में हुआ है, या ऑप्शन सी केरल में हुआ है, या फिर उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो हम देखेंगे कि ये गुजरात में इसका क्या किया गया है, सेमीकंडक्टर नीति लागू की गई है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो हम देखेंगे कि गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। गुजरात सरकार ने देश की पहली जो हमारी गुजरात सेमीकंडक्टर नीति है वो 2022 से 27 के लिए क्या की है, लागू की है। चलो इसके बाद हम आगे देखते हैं कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। ऐसे पदार्थ जो थोड़ी मात्रा में बिजली को प्रवाहित करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। यह ना तो पूरी तरह से बिजली को रोकते हैं जैसे कि प्लास्टिक, और ना ही पूरी तरह से बिजली को प्रवाहित करने देते हैं जैसे कि तांबा। मतलब कि ये कैसी कंडीशन है, ये मिडिल कंडीशन है, ना तो ये बिजली को रोकते हैं और ना ही जाने देते हैं जैसे कि अपन देखें प्लास्टिक और जैसे कि अपन देखें तांबा। सेमीकंडक्टर का सबसे ज्यादा उपयोग मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी और किसमें किया जाता है, सोलर पैनल में किया जाता है। सेमीकंडक्टर एक इंपॉर्टेंट जो आपके लिए 9th यूनिट की दृष्टि से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, और यहाँ पर हमारी तरोताजा खबर इसी के साथ समाप्त होती है, और हम देखेंगे अब ज्ञान का पिटारा। ठीक है, ज्ञान की पिटारा में जो कि आपके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको भी पता है कि जो अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, संगठन है, हम उनको देखेंगे तो आपको पता है प्रत्येक वर्ष आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जैसे कि आपसे एक बार पूछा गया था ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपसे एक बार पूछा गया था IMF का मुख्यालय कहाँ है, एक बार आपसे किसका पूछा गया था, यूनेस्को का पूछा गया था। ऐसे ही जो आपके क्वेश्चंस है कंटिन्यू प्रत्येक वर्ष यहाँ से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। किसी का ईयर पूछ लेते हैं तो किसी का जो है वो क्या बोलते उसे हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इनको कंठस्थ रखना है। चलिए बात करते हैं और हम देखेंगे कि जो हमारा ILO है जिसको क्या बोलते हैं, हमारा श्रम संगठन, इसको मैंने आपको ट्रिक से भी कराया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है, जो कब स्थापित हुआ, 1919 में स्थापित हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इंटरपोल ये 1923 में स्थापित हुआ है, और कहां पर है, लियोन्स फ्रांस में है। वही अगर हम देखते हैं राष्ट्रमंडल का, तो ये कहां पर है, लंदन में है, और 1931 में स्थापित हुआ है। अगर हम UNO की बात करते हैं तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित किया गया है। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। चलिए इतनी चीजें पहले ट्रिक से याद कर लेते हैं। हम देखेंगे कि ILO मतलब कि श्रम करते करते क्या जाना है, हमारी जान चली जानी है। ठीक है,
क्यों, जान चली जाती ना काम करते करते। तो क्या हो गया, जिनेवा से हमारा ILO देख लिया हमने। इंटरपोल का कहां पर है, लियोन्स में है। वही हम देखते हैं राष्ट्रमंडल का लंदन, सबको पता है क्योंकि इसी ने क्या बनाया था, राष्ट्रमंडल देशों का समूह बनाया हुआ था, इसलिए हमको क्या रहेगा, ये याद रहेगा। आगे हम बात करते हैं यूएनओ। यूएनओ एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर की हमारी संस्था है, जिसने क्या किया है, जो कि प्रत्येक देश को क्या करती है, सहयोग प्रदान करती है, या फिर हमारे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके बाद इसका गठन किया गया था। तो ये क्या करेगी, नए नए काम करेगी। तो नए से आ गया न्यू और न्यू से आ गया न्यूयॉर्क। वहीं अगर हम दोनों ही जो पैसे देने वाली संस्था है वो कहाँ है, वाशिंगटन DC में। तो कैसे याद करेंगे कि वॉशिंग मशीन में हमने क्या किया, पूरे पैसे डाल दिए, बैंक से लाया और पैसे कहाँ चले गए, वॉशिंग मशीन में चले गए। बहुत सारे लोगों के पैसे चले भी जाते हैं जब वो कपड़े में रख लेते हैं, और कपड़े कहाँ चले जाते हैं, वॉशिंग मशीन में। तो ऐसे याद हो गया कि वॉशिंगटन DC में IMF का और वर्ल्ड बैंक का। वही हम बात करते हैं कि खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ पर है, रोम इटली में है। 1945 में स्टैब्लिश किया गया था। यूएनओ भी 1945 में है ना, IMF भी 1945 में, और हमारा विश्व बैंक भी, और इसके साथ ही FAO भी 1945 में स्थापित किया गया। रोम इटली में है। तो इडली क्या कहते हैं, अपन खाते हैं ना, खाना खाने में खाते हैं ना इडली, तो इटली से हमें क्या रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो कि 1945 में स्थापित किया गया, कहां पर है, हैग नीदरलैंड में है। ठीक है, और इसके साथ ही इसके जो न्यायाधीश होते हैं वो कितने होते हैं, 15 होते हैं। इसका कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 3 वर्ष में जो 5 न्यायाधीश होते हैं वो क्या होते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे 4 भारतीय हैं वो यहाँ पर क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में क्या है, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को में हम देखेंगे 1945 पेरिस फ्रांस में है। वहीं हम देखते हैं यूनिसेफ की, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की, तो 1946 में न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। वहीं हम WHO की बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो 1948 में स्थापित किया गया था। इसका कहां पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। देखो, स्वास्थ्य भी अगर खराब हो तो जान जाती है, और श्रम भी करो तो भी जान जाती है। ठीक है, फिर आगे बात करती हैं नाटो की। तो 1949 में इसको स्थापित किया गया, कहां पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। वहीं आगे देखते हैं हम कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कहां पर है, जिनेवा में है। 1950 में इसको स्थापित किया गया है। तो कैसे याद करेंगे, शरणार्थियों की क्या होती है, यहाँ वहां घूमते रहते हैं और उनकी क्या होती है, जान चली जाती है। तो आपको ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम आगे देखेंगे कि नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहां पर, जकार्ता इंडोनेशिया में है। 1961 में इसको स्थापित किया गया था। वही हम देखते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो 1961 में स्थापित किया गया, और कहां पर है, लंदन UK में इसको स्थापित किया गया है। अगर हम बात करते हैं UNDP की, तो कहां पर है, 1965 में स्थापित किया गया, और ये कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। और ये कैसी संस्था है, एक पर्यावरण को कार्य करने वाली संस्था है। वही हम बात करते हैं ADB, जो कि हमारा कहां पर है, 1966 में मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। आगे हम देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि 2014 में स्थापित किया गया है, और कहां पर है, शंघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम आसियान की बात करते हैं तो 1967 में स्थापित किया गया है, और कहां पर है ये, आपका इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जकार्ता इंडोनेशिया में है। अगर हम सार्क या दक्षिण की बात करते हैं, जो कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, काठमांडू में है, और 1985 में इसको स्थापित किया गया था। वही अगर हम बात करते हैं बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक 96 जून 1997 को इसका स्थापित किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ढाका में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। वहीं अगर हम शंघाई सहयोग संगठन की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बीजिंग चीन में है, जो 2001 में स्थापित किया गया था। इसके साथ ही अगर हम ब्रिक्स का देखें तो 2009 में इसको स्थापित किया गया है, शंघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर ISA की बात करें, जो कि हमारा अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस है, या फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे हमारा एक मुलाकात जरूरी है।
एक मुलाकात जरूरी है, लेकिन किससे? हमारे करंट अफेयर से, जो कि पहले हो चुका है या फिर जो हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। और इसमें वो वाला करंट भी ऐड होता है जो हम 4-5 दिन पहले की क्लास में पढ़े थे, या फिर जो फिक्स करंट है कि 4 साल में ही परिवर्तित होगा, जैसे आपके चुनाव हुए, ओलंपिक हुए, या फिर आपका 1 साल में परिवर्तित होगा, बस फिक्स मतलब मिल चुका है अवार्ड। तो इस तरीके का करंट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जिससे कि आप भूल ना पाए। चलिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन जो हमारा करंट है वो हम देखेंगे, जो हमने कल पढ़ा हुआ था। बांग्लादेश ने नेपाल को 2-1 से हराकर दूसरा दक्षिणी एशियाई फुटबॉल महासंघ जो सैफ है वो महिला चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। वही हम बात करते हैं, पीवी सिंधु ने क्या करा है कि बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला रखी है। कहां पर रखी हुई है? विशाखापट्टनम में रखी हुई है। वही अगर हम अगली बात देखते हैं तो हम देखेंगे कि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट आई हुई है 2024 में, जिसमें हम देखते हैं कि 17.7% जो है उसकी कमी देखी गई है टीबी के मामलों में। वही हम देखते हैं कि ग्रैमी पुरस्कार मिल चुके हैं, जो किसको मिला है? रिकी केस को मिला है और अनुष्का शंकर को मिला है। हाल ही में हम देखेंगे कि एक जनसंख्या घड़ी स्थापित की गई है, या जनसंख्या जो घड़ी उसको स्थापित किया गया है, कहां पर किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। आगे हम बात करते हैं कि जो हमारा फिक्की है, फिक्की के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल जी को फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए, आज हमारा क्या है? एक मुलाकात में हमारा नोबेल प्राइज है। और आपको बताएं कि इसके पहले जो हमारी वीडियो है उनको हम ट्रिक के माध्यम से वहां पर आपको नोबेल प्राइज बता चुके हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले देखते हैं भौतिकी, या फिर हम देखेंगे फिजिक्स का। तो फिजिक्स को हमने किससे जोड़ा था? फिजिकल से। जब भी हम एसआई का या फिर हम किसी भी चीज का या फिर हमारे जो कांस्टेबल है उसका फिजिकल करने जाते हैं तो क्या होते हैं? हम हाफ जाते हैं और क्या होता है? हमारी बॉडी हीट हो जाती है। ऐसे हमने इसको याद किया था, तो कौन हो गया? जॉन हॉपफील्ड। और कौन हो गया? जेफरी हिंटन। चलिए, आगे बात करते हैं और आगे हम देखेंगे हमारा जो रसायन का है। तो रसायन से हमने याद किया था रस से। और हम देखेंगे कि हम किसी शादी में जाते हैं तो वहां प्रोटीन युक्त खाना ना मिलकर कैसे मिलता है? रसायन युक्त खाना मिलता है। तो वो कैसा होता है? बेकार हो जाता है। और खाना बेकार हो जाता है, उसको हम डंपर में भरते हैं और उसको क्या करते हैं? हम उसको क्या करते हैं? डंपर में भर के फेंक देते हैं। तो जो शादी में आए हुए लोग होते हैं वो क्या करते हैं? हंसने लगते हैं। तो क्या हो गया? हंसाबी। ठीक है, तो ऐसे देखेंगे, डेविड बेकार, खाना बेकार हो गया था। ठीक है, फिर लोग हंसने लगते हैं, तो डेमिस हंसाबी। और जॉन जम्फर, और प्रोटीन का नहीं बना हुआ था, तो किससे रिलेटेड था? प्रोटीन से रिलेटेड ये पुरस्कार है। चलो, आगे बात करते हैं हम कि जो हमारा मेडिसिन का है उसमें हमने देखा था कि जब भी हमारी सांसें क्या होती हैं, जब भी कोई भी ऐसा हमारे जीन में परिवर्तन होता है, हमारे किसी जीन में परिवर्तन होता है, या फिर हम देखते हैं कि हमारे माइक्रो पार्टिकल्स हमारे अंदर चले जाते हैं, तो हमारी सांसें रुक रुक के चलती हैं और हम क्या करते हैं? एम्बुलेंस को बुलाते हैं। मेडिकल से रिलेटेड हो गया। और हम कैसे देखेंगे कि जीन, बिनीमैन और माइक्रो आरएनए के बारे में बात की है। और विक्टर एम्ब्रोस मतलब कि एम्बुलेंस, और रुक रुक के मतलब कि रुकून यहाँ पर हो गया। चलिए, आगे बात करते हैं हम साहित्य के क्षेत्र में। तो हमने पढ़ा था कि जब भी हम साहित्य पढ़ते हैं तो क्या होता है? हम हाथ में लेके पढ़ते हैं और हमारे कान क्या होते हैं? खड़े हुए होते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पे देख लेंगे कि जो साहित्य का नोबेल प्राइज है ये साहित्य है, साहित्य को ली हुई है और कान खड़े हैं और हाथ में लिए, तो कौन क्या हो गया? हांगकांग। चलिए, हम आगे बात करते हैं नोबेल का जो शांति प्राइज है वो किसको मिला है। तो हम शांति के बारे में देखेंगे कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो शांति का नोबेल प्राइज किसको दिया गया है? आपको ट्रिक के माध्यम से भी हमने इसको याद कराया हुआ था। किसको दिया है? एक जापानी संगठन है, जो कौन सा है? निहोन जापानी संगठन है, जो कौन है? निहोन हिंडानक्यो। इसकी ट्रिक क्या थी? कि हल्ला नहीं करो। तो क्या हो गया? नहीं करो, हल्ला मतलब कि हिंडानक्यो, और निहोन शांति में रहने दो। तो क्या हो गया? शांति से रिलेटेड हो गया। चलिए, आगे हम देखते हैं। आगे हमारा है अर्थशास्त्र का, जिसमें हमने बोला था कि जिसके पास पैसा होगा उसकी क्या होगी? जान होगी। और जान का नाम क्या हो गया? रॉबिन्सन हो गया। और ये दोनों कौन सी मूवी देखने जाएंगे? मोगली वाली मूवी देखने जाएंगे। मोगली वाली मूवी देखी है ना, वही देखने जाएंगे। तो क्या हुआ? डॉरन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। चलिए, फिर हम इसके साथ ही हम
हमारी जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। इसके साथ हमने यहाँ पर क्या देखा, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स में तरोताजा खबर देखी, उसके बाद आपके जो ज्ञान का पिटारा है उसमें हमने क्या देखा, आज हमने अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर और ईयर देखे। हम एक एक दिन इसका पार्ट लेके चलेंगे। कल हम हेडक्वार्टर की केवल आपको ट्रिक बताएंगे, उसके बाद हम ईयर की ट्रिक बताएंगे, और उसके बाद जब आप इससे परिचित हो जाएंगे तो जो इसके अध्यक्ष या प्रमुख हैं उनके बारे में बताएंगे। ऐसे ही हम सारे टॉपिक जो हमारे पास 30 से 40 टॉपिक हैं जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रत्येक वर्ष जो पेपर होता है उसमें पूछे जाते हैं, हम उन सबको क्या करेंगे, आपके साथ कवर करेंगे और आपको बताएंगे। और हमने अंत में क्या पढ़ा, एक मुलाकात में हमारे जो रिवीजन के सेक्शन है हमने उसको कवर किया। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।